वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जेएस सर फिर पकाने आ गए हैं आपको। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। टुडे वी विल लर्न कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, आखिर उन्हें कैसे डिटरमाइन करा जाता है और उसकी हेल्प से किस तरह से हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बनाते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ना, लेट अस, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। कि आखिर ये साइंटिस्ट ने कैसे निकाले हैं, है ना। हमें ये तो पता है कि अगर हमने जिंक के रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में इंसर्ट करा तो डेफिनेटली चार्जेस का कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका सेपरेशन। अब हमने पहले से ही बोल दिया है SOP, मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालने का मतलब हो गया कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है और हमें E0 ऑफ Zn+2 को कैलकुलेट करना है, जिसे हम लोग SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे थ्योरेटिकली शब्दों में और सिंबॉलिक फॉर्म में ये। तो अब करा क्या जाता है लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करी थी कि अगर आपको SOP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड निकालना है तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई वो आपका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाई गई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, और वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने जो निकालना चाह रहे हैं उसमें SOP निकालना चाह रहे हैं, इसलिए एनोड मैंने जिंक का बनाया। तो ये एनोड हाफ सेल हो गया आपका, और साथ में हमने अब यहाँ पर रख दिया है हाइड्रोजन का, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड PTH2। ठीक है, तो ये आपका कैथोड हाफ सेल है। ठीक, एक आपका मेटल आयन वाला हाफ सेल हो गया, दूसरा गैस आयन वाला हाफ सेल। और अगर आप स्टैंडर्ड निकालना चाहते हो तो आप सबको स्टैंडर्ड कंडीशन पर लो, मतलब Zn+2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर, H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आप 1 बार लो। ठीक है, इस तरह से एक सेल बनाया। अब एक बार मैं डायग्राम भी समझा दे रहा हूँ कि आखिर ये सेल कैसे बनेगा, है ना। तो ये सेल बनेगा, कुछ नहीं करना है, हमने जिंक की रॉड को, दिस इज द रॉड ऑफ जिंक, ये Zn की रॉड है आपका, और इसको आपने एक्वस Zn+2 आयंस में इंसर्ट कराया, जिसका कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर लिया। ठीक है, फिर आप इधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कल हमने डायग्राम देखा था कि वो किस तरह से होता है, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर इनलेट होता है फॉर H2 गैस। ठीक है, तो ये आपका हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक, और इनको हमने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, H+, ये भी 1 मोलर पे रखा। यहाँ से हमने H2 गैस पास करवाई, ये 1 बार पर। तो पूरा सब कुछ हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लिया। इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर। ठीक है, और अब इन दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका किसी भी गैल्वेनिक सेल का, उसमें डाला है। ठीक है, इसकी जो प्लेटिनम वायर से ये हैंग करा हुआ था आपका, और इधर ये, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो हम लोग ऑलरेडी एक गैल्वेनिक सेल बनाया था, जो हम लोगों ने जब चालू करा था कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, उसमें हमने इस तरह का सेल बनाया था। तब हमने बीच में बल्ब रखा था एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए कि जैसे ही आपका चार्जेस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, तो वो बल्ब जल जाएगा। यहाँ पर भी अगर ये हाफ सेल अकेला होता
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मतलब डेफिनेटली रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है आपका, नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, उस तरफ उल्टा हो जाता। अब हमने बीच में वोल्ट मीटर रखा है, वोल्ट मीटर क्या करेगा आपका, रीडिंग देगा। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एनोड की रिएक्शन की, कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड हमने किसका लिया है, Zn का, तो एनोड पर रिएक्शन होगी Zn सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमें इसी का ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 मान लो x है, ये निकालना है, ठीक है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में रिडक्शन में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका H प्लस है, रिडक्शन का मतलब H प्लस ही ये क्या करेगा, दिस 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ठीक है। इस तरीके से इसका जो ई नॉट होगा, इट इज़ H प्लस ऑब्लिक H2 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है बाय IUPAC कन्वेंशन वो 0 माना गया है। और अब अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट। हमारे लिए जो सेल बनेगा दैट इज Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस, ये सेल बना। और इसका जो ई नॉट सेल होगा, ठीक है, इसकी भी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी कि इसका ई नॉट सेल, अगर हमने रिएक्शंस को प्रॉपर सही नोटेशन में लिखा है तो जस्ट ऐड करना है, तो ई नॉट सेल इसका हो गया x, ठीक है। हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, ये रिलेटिव वैल्यू है। और किसके रिलेटिव में, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का पोटेंशियल IUPAC ने 0 माना है। अब ये जो ई नॉट सेल है x, ये हमें कहाँ से पता पड़ेगा, दैट विल ऑब्टेन बाय वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर का डेफिनेटली आपने एक कंप्लीट सेल बनाया है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो डेफिनेटली चार्ज का फ्लो तो किस वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो इन दोनों के पोटेंशियल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अभी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग मुझे मिली है, ठीक है ना, वो रीडिंग हमें मिलती है 0.76 वोल्ट। अभी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। तो हमने इलेक्ट्रोड अभी जिंक का लिया है, उसका कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया हमने 1, और टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, वो भी हमने फिक्स रखा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अभी जिंक के रिस्पेक्ट में मिली है 0.76 वोल्ट, ये हमारा वोल्ट मीटर से पता पड़ी। और ये x है, और x ही क्या है हमारा, इट इज़ ई नॉट ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2। तो हमें यहाँ से पता पड़ गया कि जिंक का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है, और इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, और उन सभी रिडक्शन पोटेंशियल को उन्होंने अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सबकी निकाली, कॉपर की निकाला, सिल्वर का निकाला, गोल्ड का निकाला, लिथियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, सबका, जिनकी जिनकी हमें कॉमनली ज़रूरत पड़ती है निकाला तो उन्होंने सबका। बट हम लोग केवल कुछ उन खासकर सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को लिखेंगे जिनकी हमें कॉमनली ज़रूरत पड़ती है, और उनको फिर एक सीरीज़ के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, क्योंकि हमारा एक अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे तो उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करना था। तो सो मेनी साइंटिस्ट हैव गिवन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, फिर जो सबसे सही लगा उसको हमने एक्सेप्ट करा। इसी तरीके से अब सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स को निकाल के स्टैंडर्ड, अभी केवल हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा, मान लीजिए Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, 2 होता, तो वो कैसे, वो हमारा अभी इस कमिंग क्लासेस का पार्ट है, कमिंग लेक्चर का पार्ट है, आने वाला है वो भी, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड पहले सबसे पहले निकाले गए थे और उनको फिर एक सीरीज़ के फॉर्म में अरेंज करा गया है। उस सीरीज़ को ही बोला जाता है, कौन सी सीरीज़, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आई होप पहले तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि मीनिंग क्या है डिटर्मिनेशन का। इस तरह से हर एक
पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से अरेंज करके, हाइड्रोजन से अटैच करके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है ना। अब ये मैंने पहले ही SOP फिक्स कर दिया था। मान लीजिए अगर आप SRP निकालना चाहते तो आप जिंक का कैथोड बना देते, इसका बना देते आपके अपना एनोड, तब भी यही होता, बस तब अपने आप ही आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग है ना, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर आपने देखा हो तो बीच में 0 होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं। हाँ, पोलैरिटीज़ ज़रूर अपोजिट हो जाती। तो अलग अलग मेटल का हम इस तरह से निकालेंगे और उस बेसिस पर उसके बाद अगर उन्हें एक फॉर्म में अरेंज करा जाए तो उस फॉर्म को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ECS। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या मीनिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? इसका मीनिंग है सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन, ठीक है ना, एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस, जो भी बोलो है ना, व्हेन एलिमेंट सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड in increasing order of standard reduction potential is known as ECS। है ना, series obtained when elements substances are arranged in increasing order of standard reduction potential is known as ECS। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुलाते हैं। ठीक है, दिस सीरीज गिव्स अस द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इज रिलेटिव टू किसके? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का पोटेंशियल हमने 0 माना है। ठीक है, अब इस सीरीज का जो खास खास एलिमेंट्स है ना, लिथियम ऑर्डर के साथ ही है ना, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, Fe, Cd, फिर आता है आपका H2 हाइड्रोजन। ठीक है, देन कॉपर के बाद Hg, Ag, Au, Pt, F2। बीच बीच में थोड़ी सी जगह मैंने इसलिए छोड़ी, इन्हीं के बीच में Cu और Hg के बीच में आता है आपका I2, Ag और Au के बीच में आता है आपका Br2, Au और Pt के बीच में आता है आपका Cl2। तो ये इस तरह से एक सीरीज़ बन जाती है हमारा। ये सीरीज़ आपका बनाई गई है विद रिस्पेक्ट टू किसके? हाइड्रोजन। तो ये सीरीज़ जो बनाई गई है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये हमारे लिए रेफरेंस है, क्योंकि IUPAC ने इसका खुद का E0OP हो या E0RP हो, हम लोग तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसे IUPAC ने 0 माना है। ठीक है ना। तो ये सीरीज़ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल गिव यू एडवाइस कि आपको याद होना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं एक गाने के फॉर्म में इसे याद करवाने की कोशिश करूँगा, है ना। ले के, है ना, ले मतलब लिथियम के बारात, थोड़ी है ना, वैसे तो मेरी इंग्लिश की भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट समझने लायक तो है एटलीस्ट, है ना। हिंदी थोड़ी सी और महान है मेरी। कहना, इन दोनों को है ना, लेके बारात कहना, मजे से आला, इतने से आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। लेके बारात कहना, मजे से आला। ठीक है, मन जाने को, है ना, ZN, मन MN, जाने मतलब ZN, को करे CR, फेंक दो। बीच में और भी मेटल्स हैं बट मैंने केवल काम काम की लिखी है ना, फेंक दो।
ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली मेटल्स मैंने पहले ही बोली थी कि इनको हम लोग चापा बुलाते हैं, CHA, ठीक ना। P प्लेटिनम पहले आता है और ये आपका PT होगा और फिर आपका AU, बीच में Cl2, तो CHAPA। नीचे वाली को तो याद रखना है चापा। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात कर ली थी कि चापा वाली मेटल हमेशा हाइड्रोजन के कहाँ आती है, आपका नीचे, और बीच बीच में आपका ना CO और HG के बीच में I2 हो गया, इनके बीच में Br2, Cl2 और लास्ट में जाके आ रहा है आपका F2, है ना। तो इनके बीच में भी कुछ मेटल्स हैं, बट जो मैंने काम की, क्योंकि हमें काम की जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये इस तरह से है हमारी मेटल्स, ठीक है। निकिल है, लेड है, ये सब भी ऊपर आती हैं, उनको भी एक गाने के फॉर्म में मैं छोटा सा फॉर्म बताता हूँ। CD के फॉर्म है ना, CD के बाद जो होता है आपका वो बीच की कुछ मेटल्स और आ जाती है। तो ये जो हमारी सीरीज़ बनी गई है हमारा, ये सीरीज़ अगर हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, इस सीरीज़ में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो नीचे की तरफ बढ़ते जाने पर क्या होता जा रहा है आपका, है ना, SRP की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है और SOP की वैल्यू आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है, बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, ये 0 है, SRP बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर वालों का, हाइड्रोजन से ऊपर वालों का जो होता है, ठीक है ना, SOP आपका नेगेटिव, SOP आपका पॉजिटिव है और SOP जो है वो आपका नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वालों के लिए SOP इज पॉजिटिव, SRP इज नेगेटिव। बट हाइड्रोजन से जो नीचे वाली मेटल होंगी, नीचे वाले जो भी सब्सटेंस है, इनका SOP आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, और SRP जो होता है इनका पॉजिटिव होता है। मतलब इसी वजह से चापा वाली मेटल, आपको अब मैं लिंक करूं जो हमने वहाँ पर कर लिया था, कि चापा वाली मेटल्स है हाई टेंडेंसी टू किसकी, रिड्यूस होने की, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा रिड्यूस होना चाहती हैं, क्योंकि उनका SRP क्या है, आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब लिथियम की बात करें बेटा ना, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यू से याद रखना। लिथियम का जो E0 होता है, दैट इज, ये एक्वस सॉल्यूशन में बनाया गया है चार्ट, है ना। तो दिस सीरीज इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। लिथियम का Li प्लस ऑब्लिक Li इज -3.05 वोल्ट, और जहाँ पे सीरीज ख़त्म हो रही है, दैट इज़ फ्लोरीन, तो उसका जो E0 होगा आपका F2 to F-, हम लोग सभी के रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहे हैं, इट इज़ इक्वल्स टू आपका +2.87 वोल्ट। तो ये -3.05 से चलते हुए फाइनली जाके ख़त्म हो रहा है +2.87 वोल्ट पर। इस गाने के फॉर्म में इसे याद रखना, लेके बारात खाना मज़े से आला, मन जाने को करे फेंक दो, तो चापा वाली मेटल है और बीच बीच में कैसे एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रही कहानी कि अगर हम लोग बात करें Li प्लस से Li जाने का, जो है ना, हाइड्रोजन से ऊपर जो हैं उनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ऊपर वालों के लिए अगर हम लोग बात करें, है ना, ऊपर वालों के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, दे हैव हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, दे हैव हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। जबकि नीचे वालों के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, दे हैव हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। नीचे वालों के लिए हम लोग बोलेंगे दे हैव हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। नीचे वाले आसानी से रिड्यूस होना चाहते हैं, ऊपर वाले हमेशा आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, मतलब लिथियम रिड्यूस नहीं होना चाह रहा। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर Li आ गया तो Li हमेशा क्या होना चाहेगा, Li हमेशा आपका ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। इसलिए लिथियम जो है आपका, ठीक है ना, Li जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है क्या आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाए तो दैट इज़ लिथियम, क्योंकि लिथियम अगर एक्वस सॉल्यूशन में आ गया तो हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और दूसरों को हमेशा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर Li प्लस बोलोगे तो इट इज़ वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
नीचे फ्लोरीन की बात करें तो हमें पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। वाई? क्योंकि फ्लोरीन खुद हमेशा, है ना, फ्लोरीन के लिए दो ही ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, 0 और 0 के अलावा कितनी आपकी -1, ठीक है। और फ्लोरीन कंपाउंड्स के फॉर्म में हमेशा -1 ही रहता है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर हमसे बेस्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाए तो फ्लोरीन इज़ आवर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम लोग F- की बात करेंगे तो F- इज़ आवर वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरों को रिड्यूस करना और खुद आपका क्या होना, ऑक्सीडाइज होना। इस सीरीज में आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो, नीचे आने पर हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो लगातार कम होते जा रहा है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर? सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर? दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, है ना। तो नीचे वाला जो फ्लोरीन है वो तो हमेशा दूसरों को हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो इस सीरीज़ में नीचे जाने पर आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ते जा रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का मतलब अगर हम लोग बात करें रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता जाएगा आपका, कम होता चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से मिल सकती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। इससे अगर हमें, क्योंकि आपके नीट में कॉमन क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आई विल गिव यू द गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। कुछ मेरे पास मैं लाया भी हूँ इन द फॉर्म ऑफ DPPs क्वेश्चन बैंक, और कुछ हम लोग क्लास इलस्ट्रेशन के फॉर्म में भी लेंगे कि हमें 4-5 मेटल्स 4-5 सब्सटेंस लिख के दे देगा और उस बेसिस पे बोलेगा बताओ इनमें से बेस्ट OA कौन है, बेस्ट RA कौन है, ठीक है ना, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या है? अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ ECS, ना, एप्लीकेशन से मीनिंग है मेरा कि इसके ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ ECS की बात करें तो पहली एप्लीकेशन होगी आपका, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। पावर, सुपरमैन्स के पावर कुछ है ना, सुपर नेचुरल पावर्स हैं हमारे पास, जो सुपर हीरोज़ होते हैं, तो वो पावर है उनका। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे कोई सुपर हीरो तो है नहीं, यहाँ पर तो एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या? वो कितनी आसानी से सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और किसी भी एलिमेंट का, सब्सटेंस का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, हमें क्या समझ में आ रहा भैया, है ना, नीचे जाने पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोग बोल रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होना चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और या अगर हम लोग बोलें कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, SOP। तो अगर कभी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना हो, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कॉमनली अनलेस अदरवाइज मेंशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर मेंशन नहीं है तो वो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कभी भी किसी को ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले तो सीधे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। अगर इसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में ले जाए बेटा, है ना, तो रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, SOP। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है। अगर ये पूछा जाए कि लोएस्ट किसका है तो लिथियम का है। फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसलिए एक्सट्रीम एंड्स को मैंने याद रखा है, बीच में 0 आपका आता है, ठीक है। ठीक, तो लिथियम जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बना ही इसलिए क्योंकि उसका रिडक्शन, लिथियम का जो SOP होगा, अगर ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल Li+ से Li का वो -3.05 है, तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, उसको आप किस रिएक्शन से लिखोगे, E0 ऑफ Li/Li+, उल्टा करोगे
ये प्लस 3.05 हो गया, मतलब लिथियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसलिए लिथियम का रिड्यूसिंग पावर भी हमेशा वो दूसरों को रिड्यूस ही करेगा। लिथियम कभी भी किसी एक्वस सॉल्यूशन में आया हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। फ्लोरीन कहीं पर भी आया हमेशा खुद आपका रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा हमारा SRP। ठीक है, अब इस बेसिस पर हमसे किस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस दे सकता है वो मैं साथ ही साथ हर एप्लीकेशन का 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन के फॉर्म में लेता ना। देयर आर 4 एलिमेंट्स A, B, C and D। ठीक है, हमें बोला है पहले वाले का SRP गिवन है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -2.5, 1.5, -0.2 एंड 2.3। ये SRP की वैल्यूज हमें गिवन है। नाउ ही इज आस्किंग द क्वेश्चन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इतना सिंपल सा हमें क्वेश्चन, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक एक एप्लीकेशन को समझना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RP में अरेंज करने का मतलब क्या है, RP जैसे ही बोला है बेटा जिसका SOP सबसे ज़्यादा, ये सब आपके SRP हैं। ठीक है ना, अगर ये S और SRP हैं या इंडियन जनरल जिसका SRP सबसे कम हो, दोनों में से हम जैसे भी याद रख लें, है ना। RP को RP से याद रखो, RP और RP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे याद रख लो, आप अपने दिमाग में बैठा लो। रिड्यूसिंग पावर जब भी पूछेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। RP से याद होने में आपको आसानी रहेगी, OP से याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है। तो अब सबसे ज़्यादा SRP किसका है, चारों में सबसे ज़्यादा SRP है किसका, D का, तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है ना, क्योंकि ये 2.3 है। तो D हम लोग बोलेंगे सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर D के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे किसका, D के बाद हम लोग बोलेंगे किसका, B का, है ना। B के बाद हम लोग A और C में बात करें, यहाँ पर विथ आपको मैग्नीट्यूड के साथ देखना है ना, 2.5 और 2, तो ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, B के बाद अब किसका आएगा हमारा C का, और C के बाद किसका आ जाएगा आपका A का। ये पहला टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन DBCA हमारा ऑर्डर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ना। हमने RP को RP से याद रखा, जिसका SRP जितना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम। तो सबसे ज़्यादा SRP किसका गिवन है आपको, D का, तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। D के बाद फिर सेकंड नंबर पे B 1.5, ठीक है ना। उसके बाद फिर -0.2, ये नंबर लाइन है एक तरह से। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, है ना, नीट में हमें हो जाता कन्फ्यूज़न, नंबर लाइन पे अगर आप बनाते हो बेटा तो 0, 1.5, 2.3, इधर आएगा आपका -2 और इधर आएगा आपका -2.5। मैथमेटिक्स में जो नंबर लाइन बनाते हैं, तो कभी भी कन्फ्यूज़न हो सीधे बस इस तरह से सोच लो। सबसे ज़्यादा D का था, ये D था हमारे लिए, दिस वॉज B, दिस वॉज अवर C, है ना, और दिस वॉज अवर A, है ना। 0 बीच में है, इधर भी बढ़ता जाएगा बट नेगेटिव के साथ, उधर भी बढ़ता जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो कभी कन्फ्यूज़न हो तो सीधे सीधे आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, चलिए लेट अस सी अवर नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है ना, हमसे बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो। अब ध्यान देना, OA का मतलब है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी को कभी कभी वो ऑक्सीडेंट भी बोल देता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग सेम है। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को आसानी से क्या कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब खुद क्या हो जाए आपका, रिड्यूस हो जाए। दैट मीन जिसका खुद का रिड्यूसिंग पावर क्या हो, है ना, जिसका खुद का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो सबसे ज़्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे मतलब खुद आसानी से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो अब अगर हमें जैसे बोला गया, मान लो, है ना, पहला पार्ट मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, Li + Ag Cu + 2 और Zn।
अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है, खुद रिड्यूस होना है, तो Ag और जिंक का तो रोल ख़त्म हो गया। क्यों? बिकॉज नॉर्मली हम लोग मेटल्स को तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मानते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगी। तो अगर Ag खुद दूसरों को अगर ऑक्सीडाइज करने चले गया तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, जिंक भी नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए वो दोनों खत्म। ठीक है, तो अब बच रहे हैं हमारे पास कौन कौन से, बस Li प्लस और Cu प्लस 2। ठीक है, जो जितना नीचे होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अब लिथियम और कॉपर में कौन नीचे है आपका, चापा तो सीधे याद ही रखना है आपको, तो लिथियम और इसमें नीचे है हमारा कॉपर, इसलिए माई आंसर विल बी Cu प्लस 2। तो कभी कभी ऊपर जैसे मैंने आपको पोटेंशियल की वैल्यू दी है बेटा, उस बेसिस से पूछा है, अगर वो बिना पोटेंशियल की वैल्यू के पूछेगा तब ये सीरीज़ हमें थोड़ी सी याद होना जरूरी है ना। मान लीजिए इसी का अगला क्वेश्चन दे रहा है ऑक्सीडेंट में आपको, अब दिया है उसने Mg प्लस 2, ठीक है ना, Fe प्लस 2, Al प्लस 3 और Cu प्लस 2। सपोज करो उसने इस तरह से आपको एक अगला क्वेश्चन दिया है कि इन तीनों में से पहचानो कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है ना, अब ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होंगे, तो हो सकते हैं Mg प्लस 2 Mg में चला जाए, Fe प्लस 2 Fe में चला जाए, Al प्लस 3 Al में चले जाए, Cu प्लस 2 आपका किस में चले जाए, Cu में। अब हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट पहचानना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए वापस फिर से इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो आपका रिड्यूस हो, फिर से इस लिस्ट में हमारा जो हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, Cu प्लस 2, क्योंकि सबसे नीचे ये रहा आपका Mg, ये रहा Al, ठीक है ना, बीच में रहा Fe और लास्ट में आ गया आपका Cu। ठीक, थर्ड पार्ट मान लो इसी क्वेश्चन का बोल रहा है F माइनस Cl2 I2 और Br माइनस, मान लीजिए इसमें से चारों में से। अब F माइनस तो कभी भी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, वो तो हाईली स्टेबल है। F अपना नेगेटिव चार्ज क्यों छोड़ना चाहेगा, क्योंकि F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अब इसमें F माइनस का तो कोई रोल हो नहीं सकता है। ठीक है ना, Br माइनस ये खुद भी है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है, खुद रिड्यूस होना। Br माइनस खुद कभी भी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हेलोजेंस की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो सबसे पहले तो ऑड मैन आउट को हटा दीजिए, ऊपर में कोई ऑड मैन आउट नहीं था, क्योंकि ये भी रिड्यूस हो सकता था, Mg प्लस से Mg में आ जाए, Fe प्लस 2 से Fe में आ जाए, Al प्लस 3 से Al में आ जाए, ऊपर ऑड मैन नहीं था, इनमें ये दो ऑड हैं आपका। ठीक है, अब बचा Cl2 और I2। ठीक है, तो नीचे जाने पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ते जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी होगी, आपका Cl2 की, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका आंसर हो गया हमारा C। ठीक है, इसी को अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना के देना चाहे आपको ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हमसे दे रहा है, ठीक है, तो इनकी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए सुनने के बाद कि अब ये क्वेश्चंस आए तो केवल देख के करें। मान लीजिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट RA रिड्यूसिंग एजेंट, और या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिडक्टेंट। इन सब में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन। अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होगा, दूसरों को रिड्यूस करके खुद क्या होना, ऑक्सीडाइज होना, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया है, ठीक है, Cu Mg Al और Zn, इस थर्ड का फर्स्ट पार्ट है Cu Mg Al और Zn। अब ऑड मैन आउट कोई भी नहीं है ना, क्यों नहीं है ऑड मैन आउट यहाँ पर कोई भी, क्योंकि कॉपर भी रिडक्टेंट का मतलब क्या है, दूसरों को रिड्यूस करो खुद ऑक्सीडाइज हो, तो कॉपर ये सब मेटल है, मेटल तो ऑक्सीडाइज होना ही चाहती। Cu प्लस 2 में जा सकता है, Mg प्लस 2 में जा सकता है, Al प्लस 3 में, Zn प्लस 2 में। अगर ऑड मैन आउट नहीं है तो फिर हमें सीरीज़ के हिसाब से देखना पड़ेगा, सीरीज़ में जो जितना ऊपर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। इसी में हम लोग एक गड़बड़ कर देते हैं, रिडक्टेंट का मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर से चेक करना है, ठीक है ना, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए आपका ऑक्सीडाइज, मतलब आपको किससे चेक करना है, सॉरी SOP से।
जिसका एसओपी जितना ज़्यादा वो खुद उतना आसानी से क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज होगा और सामने वालों को रिड्यूस करता चले जाएगा। अब उसके लिए हमें सीरीज़ में जो सबसे ऊपर आएगा उसको देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक चीज़ अपने दिमाग में रख लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सबसे नीचे वाला लेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सबसे ऊपर वाला, ठीक है। और अब इसमें दूसरे तरीके से बोलें कि भूलना तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ओ और आर में आर पहले आता है आपका, ठीक है ना, आर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ओ पहले आता है और आर बाद में आता है ना। तो हम लोग ओ वाला जो पहले आ रहा है उसके लिए बाद वाला देखेंगे और जो बाद वाला आ रहा है उसके लिए ऊपर वाला। तो ओ के लिए हम लोग नीचे वाला देखेंगे, सबसे नीचे वाला, और आर के लिए हम लोग ऊपर वाला देखेंगे, सबसे ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो आर को अप से रिलेट करो, ओ को डाउन से रिलेट करो, नीचे वाला सबसे नीचे जो होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ओ भी पहले आता है आपका, डाउन मतलब डी भी नीचे आता है, ठीक है ना, सबसे पहले आता है, ठीक है। लिंक आपको कर रहा हूँ कैसे, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो डी डाउन वाला सबसे नीचे जो है, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो अप वाला। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इधर ओ पहले आता है और डाउन का डी पहले आएगा, आर बाद में आता है तो यू आपका बाद में आएगा, है ना। ओ डी आर यू जैसे भी आप याद रख रहे हैं। तो अब इसमें हमारा सबसे ऊपर चारों में कौन आ रहा है, एम जी, तो माई आंसर विल बी एम जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट अगर इसी क्वेश्चन का बात करें, अब Cu+2 दिया है हमें, Mg+2 दिया है, Fe+2 दिया हुआ है और Ag दिया हुआ है, ठीक है। अब रिडक्टेंट का मतलब क्या है भैया, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए आपका ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब इसमें ऑड मैन आउट हैं आपके, कौन कौन से ऑड मैन आउट हैं, Cu+2 एंड Mg+2। वाई दे आर ऑड मैन आउट, दे आर ऑड मैन आउट बिकॉज Mg+2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। Mg की तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Cu की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Fe+2 हो सकता है क्योंकि ये Fe+2 से किस में जा सकता है आपका Fe+3 में, और Ag हो सकता है क्योंकि Ag+ में आ जाए, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी गई है, ठीक है ना, ध्यान देना, मेटल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर आयन। तो इसलिए हम लोग केवल इसमें टिक करेंगे किसको, Ag को, क्योंकि मेटल्स हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, दूसरे वालों को रिड्यूस करना चाहती हैं, ठीक है। और थर्ड, अब अगर इसी क्वेश्चन का F- Cl- Br- और I- कर दे, ठीक है। अब ध्यान देना ना, एनायंस आ गए सब, तो ये एनायंस डेफिनेटली क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस होकर खुद क्या करना चाहेंगे, ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। तो मैंने सामने ही लिखा है कि फ्लोरीन वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अगर, तो इनका रिड्यूसिंग पावर लगातार, अब इसमें ऑड मैन आउट अगेन कोई नहीं है, F- दूसरों को रिड्यूस करके चाहे तो खुद F2 में चले जाए, Cl- दूसरों को रिड्यूस करके Cl2 में चले जाए, Br- दूसरों को रिड्यूस करके Br2 में, और I- बट अगर हम बोल रहे हैं कि F- आपको फ्लोरीन को याद रखना ज़रूरी है कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए F- उसका काउंटर आयन वर्स्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए अगर ये वर्स्ट है तो एक सीक्वेंस के हिसाब से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा I-। इसलिए आपको पता हो तो हम लोग सबसे ज़्यादा हमेशा Ki को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, Ki को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अगला। अब अगर वैल्यूज़ के फॉर्म में करूं, जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला मैंने वैल्यूज़ में दिया था बट रिड्यूसिंग पावर में, अब हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि SRP ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन। हमें SRP दिए गए सम सब्सटेंसेस के, पहली रिएक्शन है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I-। I2 का रिडक्शन पोटेंशियल है पहला, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल है MnO4 माइनस +8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Mn+2 + 4H2O। सेकेंड, थर्ड दिया है बेटा हमें Fe+3 + इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। आपको किसी का भी E0 याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इस टॉपिक के लिए अब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगी, हमेशा गिवन होगी। और लास्ट जैसे दिया हमें Sn +4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn+2।
सबके रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ी सी वो कलाकारी करके क्वेश्चन अच्छा करना चाहे तो हो सकता है किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट अभी उसने उतनी कलाकारी नहीं करी। अब इनकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है ना, तो ये आपको भी याद नहीं रखना है और मुझे भी याद नहीं रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा। 0.54 वोल्ट, सेकेंड वाले का दिया है 1.51 वोल्ट, थर्ड वाले का है 0.77 वोल्ट और फोर्थ वाले का है आपका 0.1 वोल्ट। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंड वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फोर्थ वन इज आपका वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये चारों पार्ट हमसे एक साथ बोला जा रहा है, ठीक है, कि इसी रिएक्शन में बताओ। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या बोला था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, आपका रिड्यूस हो, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इनडायरेक्टली जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा हो, और किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा? जिसका SRP सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा SRP किसका आ रहा है यहाँ पर? MnO4 माइनस का। MnO4 माइनस हमेशा, वैसे भी हमें पता है कि जब हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो पर मैग्नेट को एक काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो वहाँ पर हम लोग दूसरे वे में बोलते हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो आपको E0 की वैल्यूज से देखकर बोलना है। सबसे ज़्यादा आपका SRP है ना, ये सब SRP हैं, तो ये है SRP की मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू चारों में से कौन सी? ये वाली। तो ध्यान देना कि बाकी दोनों हमारे लिए अब ऑड मैन आउट हो गया, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है, और नीट की बात करूँ बेटा, हो सकता है चारों में 4 ऑप्शन बना के दे दे, ठीक है। तो हमारे लिए चारों के आंसर्स में केवल MnO4 माइनस, Mn+2, Sn+4 और Sn+2 ही रहेंगे, क्योंकि सब कुछ अब इन्हीं से डिसाइड होने वाला है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका काउंटर वाला Mn+2 जो हो जाएगा वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारी फास्ट होनी चाहिए, इनमें टाइम खोटी नहीं होना चाहिए। जिसका SRP मैक्सिमम, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसी तरह से याद रख सकते हो। अब मैं अपने तरीके से कोड बताऊँ। एक कोड मैंने ये बताया है याद रखने के। दूसरा कि अगर हमें रिएक्शन रिडक्टेंट किसके फॉर्म में गिवन है? रिडक्शन के फॉर्म में। तो ध्यान देना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में OA होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा? आपका RA। इफ ऑल द रिएक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में OA, राइट हैंड साइड में RA, तो जिसका आप बोल रहे हो कि SRP मैक्सिमम है उसका OA सबसे अच्छा होगा और RA सबसे बेकार होगा, और जिसका SRP सबसे कम होगा उसका OA सबसे गंदा होगा और RA सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए अब SRP ये मैक्सिमम है, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO4 माइनस। वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चारों में से कौन सा हो जाएगा हमारा? Sn+4। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलने वाले हैं, ये मैंने बोल दिया है। और आइडेंटिफाई हमेशा किससे होंगे? मैक्स और मिन से। इसका मैक्स था इसलिए सबसे अच्छा, इसका मिन था इसलिए सबसे गंदा। अब ये दोनों हमेशा कहाँ से मिलने वाले? राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। किसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? Sn+2 का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा? Mn+2। तो सबसे पहले हमेशा ऑड मैन आउट के बारे में थोड़ा सा सोचिए, बिकॉज यू विल गिव द पेपर ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के पेपर में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि E0 में मैंने ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट नॉर्मली कन्फ्यूज़न में गड़बड़ी कर देता है OA RA को पहचानने में, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्योंकि आप जब OA बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, और खुद रिड्यूस होने का मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो, है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। तो इनमें थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ अपने तरीके से कोड बता के आपको रिकॉल करने की कोशिश कराई है, और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब वो जल्दी हमारे काम बनना चालू हो जाए, ठीक है। चलो, सेकेंड एप्लीकेशन है, मैं अभी
सीरीज़ को नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ हमारी अभी और काम आएगी। सेकेंड एप्लीकेशन जो है ECS की, पहला तो है कंपैरिजन ऑफ OP RP S, स्ट्रॉन्गेस्ट OA को पहचानना, स्ट्रॉन्गेस्ट RA को पहचाना, वर्स्ट OA को पहचाना, वर्स्ट RA को पहचाना। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ना, किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा क्या होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, SOP के। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, मतलब उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। मतलब वो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मेटल्स खुद क्या होना चाह रही हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये खुद हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे, लूज़ करना चाहेंगे, खुद हमेशा क्या होना चाहेंगे, ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आपको SRP। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सीरीज में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स लगातार क्या होती जाएगी, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए आपको पता हो तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हाईली एक्टिव मेटल्स बोला जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। और यू कैन सी कि दैट मेटल्स आर प्रेजेंट सबसे टॉप पर सीरीज में वही है आपका। हाँ, तो अगर आप सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करोगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लगातार कम होती जाएगी। ठीक है ना, इस पर मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हमारा इनऑर्गेनिक का भी बेस तैयार कर रहा है, हमारी चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, लिथियम आपको पता हो ये इतनी हाईली एक्टिव मेटल होती हैं, वायलेंट रिएक्ट करती हैं। ठीक है ना, कि इन्हें हम लोग हमेशा कैरोसिन में स्टोर करते हैं, लिथियम को तो उसमें भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इससे समझ में आएगी ना। इसके एप्लीकेशन में एक साथ कवर करूँगा, पहले मैं इस पॉइंट को कवर करूँ। अब अगर हम लोग रिएक्टिविटी है तो मेटल की बेटा, तीसरी एप्लीकेशन रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अगर आप नॉन मेटल पर आओगे तो अगर मेटल की आप बोल रहे हो SOP के प्रोपोर्शनल और SRP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब नॉन मेटल्स तो क्या होती हैं भैया, नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगी, गेन करना चाहेंगी। और गेन करना चाहेंगी मतलब खुद क्या होना चाहेंगी, रिड्यूस होना चाहेंगी। और रिड्यूस होना चाहेंगी मतलब वो चाहेंगी कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल के लिए आई विल से कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, SOP। ठीक है ना, इसलिए नॉन मेटल्स में जैसे 4 नॉन मेटल्स इसलिए मैंने डाल दिए F2 Br2 Cl2 और I2। मतलब अगर हम लोग बोले ऑन मूविंग top to bottom, on moving top to bottom what will happen, reactivity of non metal जो होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी लगातार क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। अब इसको आप सीरीज से सामने देख सकते हैं कि सीरीज में जो हमने बात करी है सबसे ऊपर F2 है ना, फिर सॉरी I2, फिर Br2, फिर Cl2 और लास्ट में जाके हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, F2। तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। कभी भी आप देखते हो जब आप हेलोजिनेशन रिएक्शंस करवाते हो, तो हेलोजिनेशन रिएक्शंस में फ्लोरीन को लिया ही नहीं जाता क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्ट करता है कि वो पूरे CH4 जो भी आपने एल्केन्स लिया होता है उसी को पूरा वो कार्बन ब्लैक में मतलब जला के राख कर देता है। इतनी वायलेंट रिएक्शन होती है। वो मोस्ट आपका एक्टिव हो जाता है। तो अगर हम लोग इस सीरीज से इनकी बात करें ना, केवल चारों की, तो ये जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक्स पढ़ते हैं तब फिर से हेलोजन वाले ग्रुप में ये चीज़ें फिर से आती। I2 Br2 Cl2 F2। अब I2 का काउंटर आयन क्या है आपका 2I माइनस, Br2 का काउंटर आयन Br माइनस, Cl2 का काउंटर आयन 2Cl माइनस, F2 का काउंटर आयन 2
F माइनस। अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो नीचे जाने पर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नीचे जाने पर क्या होता है यार, नीचे जाने पर इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इन्हें ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करें बेटा, पावर की बात करूँ तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर, F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा Br2 से, Br2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा Cl2 से, और Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका कम होगा F2 से, ठीक है ना। बट इधर अगर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो इधर उल्टा होगा। अब नीचे से ऊपर जाने पर क्या बढ़ता जाएगा, रिड्यूसिंग पावर। अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका F माइनस जो हो जाएगा वर्स्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करी जाए तो रिड्यूसिंग पावर में ऑर्डर क्या होगा, F माइनस का लेस देन Cl माइनस से, Cl माइनस का लेस देन Br माइनस से, Br माइनस का लेस देन F माइनस से। इसीलिए बोला जाता है कि HI, सॉरी है ना, I माइनस, इसलिए बोला जाता है कि HI जो है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। चारों हाइड्रोहाइड्रेट्स में HI इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और चारों में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2। और इसी वजह से अगर अब हमसे बोले कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, F2 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो Cl2, Br2, I2 सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। अगर हमसे बोल रहा है कि पहले मैं चलो चारों पॉइंट्स लिख दूं, Cl2 किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl2 केवल Br2 और I2 को ऑक्सीडाइज करेगा, और I2 क्या लिख रहा हूँ, Br2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, Br2 केवल I2 को कर सकता है। I2 किसको करेगा, I2 किसी को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इससे हमारी पूछ सकता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो रिएक्शन पॉसिबल और नॉट वाले क्वेश्चन भी आपके इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। मेटल्स के लिए भी वही लॉजिक है कि मेटल्स हमेशा क्या चाहेंगी, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, टॉप वाली जो मेटल होगी, अब अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ, टॉप वाली मेटम जो होगी वो हमेशा बॉटम वाली मेटम को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, अगर आपने जिंक की रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक आपका खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2 में, और Cu+2 को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जिंक इज़ हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, कॉपर को रिड्यूस करेगा। टॉप वाली मेटल हमेशा बॉटम वाली को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। और नॉन मेटल के लिए तो ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमने AgNO3 के सॉल्यूशन को कॉपर के स्पून से स्टीयर करा, वी आर हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इन ए कंटेनर, और कॉपर के स्पून से स्टीयर करा, व्हाट विल हैपन। तो कॉपर आपका सीरीज में कहाँ है, ऊपर है, और सिल्वर नीचे है। मतलब कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन डिस्प्लेस करने का मीनिंग क्या है बेटा, Cu खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu+2 में, और Ag+ को कहाँ से आया Ag+, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि हम कॉपर के स्पून से AgNO3 के सॉल्यूशन को स्टीयर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में Ag+ तो पहले से था, उसने Ag+ को रिड्यूस कर दिया Ag में। तो अगर ऑप्शंस की बात करूं, हो सकता है एक ऑप्शन दे दे कि नथिंग विल हैपन, हो सकता है एक ऑप्शन दे दे कि सिल्वर विल डिपॉजिटेड ऑन कॉपर स्पून। तो सही हो जाएगा सिल्वर विल डिपॉजिटेड ऑन कॉपर स्पून। हम लोग मान लो एक कॉपर का स्पून है, उससे हिला रहे हो, उससे हिला रहे हो तो Ag+ रिड्यूस हो रहा है Ag में। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कुछ Ag क्या हो जाए आपका कॉपर के स्पून पे चिपक जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि सिल्वर विल डिपॉजिटेड ऑन कॉपर स्पून। अब इसी को उल्टा करें कि CuSO4 का सॉल्यूशन है और उसको सिल्वर के स्पून से हिला रहे, व्हाट विल हैपन। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा नथिंग विल हैपन, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वो कॉपर को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, है ना, इनको करने के दो तरीके हैं। जो नया तरीका है वो कमिंग क्लास में आएगा। आज की तारीख में अगर इस सीरीज़ की हेल्प से करना हो तो जो मेटल ऊपर होगी वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है ना। और नॉन मेटल्स के लिए तो केवल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार हैं, वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस बेसिस पर अगर मैं इन दोनों एप्लीकेशंस को यूज़ करवा के क्वेश्चन करवाना चाहूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं एक एग्जांपल जो मैंने ओरली बोला है उसको, क्या कि
इसका यूज़ क्या है, और उसके बेसिस पर मैं 7-8 इलस्ट्रेशंस आपके ले रहा हूँ। यूज़ ये हमसे बोला गया कि Zn प्लस CuSO4 वॉट है ना गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आई विल से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। बट अगर क्वेश्चन होता कि Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो मेरा आंसर होगा दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगी, बट नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। इसका दूसरा तरीका बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये इनऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूँ है ना, कि हमें ये लिस्ट सीरीज याद हो तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो सबसे सिंपल रूल है कि आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी। जिस भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाए कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, आप उसका ई नॉट निकालो। अगर ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है तो आई विल से दैट रिएक्शन विल बी फिजिबल, अदरवाइज दैट रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। बट वो मैं कमिंग क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ही हो गए। मान लो मैंने आपसे बोला कि Ag को हमने CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला है ना, Ag प्लस 2 CuSO4 गिव्स 2Ag plus CuSO4 gives Ag2SO4 plus Cu. This reaction will take place or not? We will say this reaction will not take place. सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। बट अगर Cu को AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला होता, this reaction will take place or not? कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag, definitely this reaction will take place. तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे दे सकता है, ठीक है ना। अब हमें बोल रहा है भैया Cl2 प्लस 2Ki है ना गिव्स 2KCl प्लस I2, और अगर इसी को बोलते I2 प्लस 2KCl गिव्स 2Ki प्लस Cl2, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस में तभी मैंने नॉन मेटल्स के लिए क्या बोला आपको, क्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। क्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये बेसिकली ऊपर वाली नॉन मेटल्स के लिए क्या बोला, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन की आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है ना। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो हो सकती है भैया, बट I2 ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, नीचे वाली रिएक्शन कभी भी होने वाली नहीं है। तो इस सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, उसकी डायरेक्ट कंबाइन एप्लीकेशन ये है आपका, है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बोले Br2 प्लस KCl, ठीक है, गिव्स 2KBr प्लस Cl2, ये होगी कि नहीं, ये भी नहीं हो सकती, है ना। फ्लोरीन, ध्यान देना ये तो इनऑर्गेनिक में बार बार आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन केवल ब्रोमीन, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसको इस तरीके से याद रख लोगे बेटा तो अपने आप इसी से समझ जाओगे। देखो क्लोरीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो हो रहा है। आयोडीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर में और किस में चले गया, 0 में, हो गया, ऑक्सीडेशन फिजिबल है। बट ठीक है ना, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता है, ठीक, -1 से 0 नहीं कर सकता। आयोडीन क्लोरीन को नहीं कर सकता है, ये नहीं होगी। तो इस तरीके से कर लो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल से कर लो। बट इस तरह के क्वेश्चन में हमारा कमांड होना कंपलसरी है, इट्स कंपल्शन के हमें याद होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन बस छोटी सी और है। फोर्थ एप्लीकेशन है ना, फोर्थ एप्लीकेशन है मेटल्स विच आर प्लेस्ड metals which are placed above hydrogen, है ना, metals which are placed above hydrogen will give H2 gas on reaction with dilute acid। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है वो अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा आपको कौन सी गैस देगी, हाइड्रोजन गैस। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो रटते हैं बेटा ऐसे ना। तो इन जनरल M प्लस मान लो H2SO4 है, तो ये आपका
ठीक है ना। मान लो वैलेंसी में 1 ले लेता हूँ, तो इट विल कन्वर्ट इनटू M2SO4 प्लस H2। अब इसमें M कौन कौन सी हो सकती है? M ऐसी कोई भी मेटल जो इस सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब अगर लिथियम की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे होगी बिल्कुल Li2SO, हाइड्रोजन लिबरेट होगा। पोटेशियम की कराओगे तो भी लिबरेट होगा, बेरियम की कराओगे तो भी लिबरेट होगा। कैल्शियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, FeCd सब हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। बट अगर आपने कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई, ठीक है, ये जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पे भी काम आएगा। कॉपर कभी भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज नहीं करता है। या तो फिर आप कॉन्क H2SO4 लो, फिर उसकी कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अभी मैंने डाइल्यूट की बात करी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। तो इनमें से कोई भी मेटल जो होगी वो हमेशा, ठीक है ना, वो रिएक्शन करने वाली। इनडायरेक्टली देखो है ना, हर चीज़ यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, बट उसको समझाने के लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है? अगर हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या हुआ, M ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, M+1 में, और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है ना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 में। अब अगर मैं आई जाऊँ उस पॉइंट पे कि जो मैं कह रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो बेसिक ही है। तो इसका तो कौन सा पोटेंशियल लेना है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। ये तो 0 है, यूपीएससी ने मान लिया है। अगर ऊपर वाले का E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, क्योंकि नेट जो हम लोग सेल बनाएंगे उसका E0 सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको E0 से समझाऊंगा, बस एक लास्ट एप्लीकेशन हो रहा है हमारा ताकि हमें पूरा आइडिया मिल जाए कि SRP की वैल्यूज़ को कैसे निकाला था, उन्हें किस तरह से सीरीज़ में अरेंज करा है, इस तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं बार बार उनको कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ जाए। बट एक्चुअली अल्टीमेटली अगर E0 की वैल्यू ही क्वेश्चन में गिवन है, फिर उसके बाद लॉजिक के लिए है कि एक ऐसा सेल बनाओ जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएं, और अगर E0 सेल पॉजिटिव आ गया तो यू विल से दैट रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो इसलिए इस पॉइंट की एप्लीकेशन क्या है भैया, ऊपर वालों का आप बोल रहे हो हाइड्रोजन से ऊपर वालों का SOP क्या है, पॉजिटिव है। तो हर बार आपने ऐसी कोई भी मेटल ली जिसका E0 OP पॉजिटिव हो तो आपको E0 सेल हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा फिजिबल होने वाली। तो एनी मेटल which is placed above hydrogen in the series will always release hydrogen gas on reaction with dilute acid, ठीक है। और अगर मैं लास्ट एप्लीकेशन की बात करूं इसकी, ठीक है, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। द लास्ट एप्लीकेशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर। एसिड से तो हो जा रहा था बेटा, वाटर से अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें रूल क्या है, एक्चुअली जैसे सोडियम है, अब सोडियम की अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो हम लोग बोलते हैं कि या ब्लॉक भी चल रहे हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा हमें, क्योंकि हमें तो केमिस्ट्री समझना है, ये कोई रूल नहीं कि हम फिजिकल पढ़ें तो फिर फिजिकल को समझेंगे। ये हमारा इनऑर्गेनिक भी चल रहा है। ये रिएक्शन हम वहाँ रखते हैं कि सोडियम की जब आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, वो इमीडिएटली आपको हाइड्रोजन गैस देता है। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, सोडियम आपका 0 से +1 में जा रहा है और हाइड्रोजन +1 से 0, एक रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर का मीनिंग क्या है कि जो भी मेटल्स लिथियम से लेकर, ठीक है, Mg से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स है, ठीक है ना, मेटल्स अबव Mg, इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने। ऑल द मेटल्स अबव Mg कैन रिलीज H2 gas on reaction with cold water। Mg से ऊपर वाली, इसलिए गाने के फॉर्म में आपको याद रखना जरूरी, लेके बारात काना मजे से आला, मन जाने को करे फेंक दो चापा, ठीक है। पहली बात तो H2O से H2 रिलीज केवल वही मेटल करेंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर हो। सबसे पहली बात, ये रूल तो फिक्स है जो पिछले वाले 0.4 के लिए था, क्योंकि तभी आपको इसका E0
पॉजिटिव मिलने वाला है, ऊपर वाले मेटल्स का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन। बट उसमें भी केसेस हैं बेटा, है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी लगातार नीचे जाने पर मेटल्स की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये सब मेटल्स अप टू सोडियम तक ये हाईली एक्टिव है, दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ किसके साथ, आपका कोल्ड वाटर, ठीक है ना। Mg से लेकर Cr तक, ये जो बीच की सीरीज हो गई हमारा ना, फर्स्ट सीरीज ये बनी, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करके जब ब्लॉक पड़ेंगे, Mg से लेकर Cr तक ये सेकेंड सीरीज बनती है, और थर्ड सीरीज इसके बाद वाली FeCd, ठीक है ना। तो Mg से लेकर Cr दे विल रिलीज हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ हॉट वाटर, गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा पानी को, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी मेटल्स की नीचे जाने पर कम हो गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म से बात करें पॉजिटिव ही है, नेट E0 सेल के टर्म से बात करें पॉजिटिव ही है, बट रिएक्टिविटी कम होने की वजह से थोड़ा सा पानी को गर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद की नीचे वाली जो भी मेटल है, जैसे Fe की बात करें तो Fe आपका रिएक्ट तो करता है H2O से, बट ये केवल स्टीम, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीम, वेरी वेरी हॉट वाटर। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने अपने शॉर्टकट भी बता दिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना। इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करना और वाटर से हाइड्रोजन को रिलीज करना। अब मैं आखिरी बस 1-2 क्वेश्चन और समराइज करते हुए, ठीक है ना, अब बात करूँगा, और एक और लास्ट एप्लीकेशन और बता दूंगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास से, जब हम लोग नस्ट इक्वेशन को बना के डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इन सब एप्लीकेशंस के ऊपर, अगर मैं एक साथ लूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। हम लोग डीपीपी में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में खूब क्वेश्चंस करेंगे और भी, बट कुछ क्लास इलस्ट्रेशन हो ताकि हमें क्वेश्चंस करने का लॉजिक तो पता हो, क्योंकि वो तो है ना, डीपीपीज वगैरह पहले आपको सॉल्व करनी, फिर मेरे सॉल्यूशन देखने, और वो सॉल्व करने की पोजीशन आप क्लास इलस्ट्रेशन से आओगे। अरेंज मेटल्स A, B, C, D, E एंड हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अनलेस अदरवाइज मेंशन, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। अब क्या है रिएक्शंस, है ना, तो क्वेश्चंस में अपने कुछ अच्छे लिख के लाया हूँ आपके लिए, जैसे A + H2SO4 गिव्स ASO4 + H2, ठीक है। C + ACl2 gives CCl2 + C। थर्ड बोल रहा है C + ECl2, नो रिएक्शन, ठीक है ना। D + 2BCl gives DCl2 + 2B, और अगला दे रहा है D + H2SO4, नो रिएक्शन। तो ये हमें इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, A B C D E, A भी आ चुका है ना, B आ गया है, C आ गया है, D आ रहा है, E आ रहा है, और हाइड्रोजन आ रहा है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में अरेंज करना कि ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका ऑर्डर क्या होगा। तो आप समझ ही सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब किस तरह से करें भैया ना, सबसे पहले DH2SO4 के साथ नो रिएक्शन, मतलब पहले हाइड्रोजन से ऊपर कौन है और नीचे कौन है ये पता करते हैं हम लोग, है ना। तो DH2SO4 के साथ नो रिएक्शन मतलब D हाइड्रोजन के नीचे ही होगा, ठीक है ना। नीचे का मतलब अभी मैं पहले इस तरह से लिख दे रहा हूँ, यहाँ चलिए हम लोग करेक्ट ऑर्डर में कर लें, है ना। हाइड्रोजन से हाँ पहले नीचे वाले पता कर लेते हैं, D है, और ऊपर वाले अलग पता करते हैं, D नीचे है, ठीक है। A H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब A डेफिनेटली हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ठीक है। अब C A को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाली मेटल ही हमेशा नीचे वाले को सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है, मतलब C तो A से भी पहले चले गया,
सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब ई सी से भी ऊपर होगी, ठीक है ना। डी जो है वो बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब डी बी से अब क्या होगा, आपका ऊपर होगा, ठीक है। देखिए सब लिंक हमें मिल गए। पहले हमने इससे पता करा कि ए हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है। इस रिएक्शन से पता करा डी हाइड्रोजन के नीचे, ठीक। फिर सी ए को डिस्प्लेस कर रहा है तो सी ए से ऊपर होना चाहिए। सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब सी ई के नीचे होना चाहिए, तो ये इससे पता पड़ गया। डी बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो डी बी से ऊपर होना चाहिए, ये हमें यहाँ से पता पड़ गया। तो अब हमारे लिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या पोजीशन बताना हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सबसे पहले ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आएगा कौन, हाइड्रोजन, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी। तो ये जो जितने भी अभी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनकी एप्लीकेशन एक साथ, वाटर की, डिस्प्लेसमेंट की एक साथ आ गया, ठीक है। तो एक साथ आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और आज की क्लास का बस में एक एप्लीकेशन और लास्ट हम लोग बात करेंगे ताकि ECS के सब पॉइंट्स हमारा करेक्ट हो जाए ना। लास्ट क्या बात करने जा रहा हूँ कि अगर हमें दो मेटल दे दी जाए, है ना, कि आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, इनसे मिलकर आपको एक गैल्वेनिक सेल बनाना है, ठीक है। ये नहीं बताया है कि किसका क्या बनाना है। हमारा क्वेश्चन ये होगा कि किसका एनोड बनाओगे और किसका कैथोड बनाओगे, एनोड किसे लोगे और कैथोड किसे लोगे। दिस इज़ द लास्ट एप्लीकेशन। ये भी इसी की एप्लीकेशन में हम लोग जोड़ देना ताकि नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में नेक्स्ट इक्वेशन पर आएंगे। तो ये अब इस पार्ट में कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहा अभी, है ना, गैल्वेनिक सेल कैसे बनाना है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो आप एनोड हमेशा उस मेटल का बनाओगे, ठीक है ना। ये भी हमारा एक शॉर्टकट का रूल ही बन गया है। व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड, ठीक है, टू फॉर्म गैल्वेनिक सेल, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म गैल्वेनिक सेल, रूल ध्यान रखना, द मेटल विच इज प्लेस्ड अबव इन द सीरीज, जो सीरीज में ऊपर होगी उससे आप हमेशा एनोड बनाओगे, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और अगर वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इस ये इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऊपर वाली मेटल हमेशा नीचे वाले को क्या कर रही है, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रही, यही पॉइंट है। तो मेटल प्लेस्ड अबव इन द सीरीज, सब्सटेंस प्लेस्ड अबव इन द सीरीज विल फॉर्म एनोड, वाइल सब्सटेंस प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज, जो नीचे होगा एटम वो कैथोड बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास में अब इसके ऊपर सवाल करेंगे हम लोग। अगर SRP के टर्म्स में बात कर रहा है, जिसका SRP मैक्स होगा एटम, तो SRP मैक्स होगा तो डेफिनेटली वो नीचे होगा, उसे आप कैथोड बनाओगे, और जिसका मिन होगा उसे एनोड बनाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए वो SOP के टर्म्स में बात करें, तो SOP के टर्म्स में बात करेगा तो मैक्स वाले को एनोड बना दोगे और मिन वाले को आप अपना कैथोड बना दो, ठीक है। इससे मैं नेक्स्ट इक्वेशन में इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन समझा पाऊंगा। अभी केवल इतना कि अगर इनमें से कभी भी मान लीजिए हमें बोल रहा है कि हमें जिंक और Fe को मिला के एक गैल्वेनिक सेल बनाना है, किसको एनोड बनाओगे किसको कैथोड, तो हमें देखते थे पहचान में आना चाहिए, हम लोग जिंक का एनोड बनाएंगे और Fe का कैथोड बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसी को आप अगर लास्ट आ जाओ, जिंक और हमने जो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा था वो किस किस का बनाया था, जिंक और कॉपर का। आप लिंक कर लो, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा था जिंक और कॉपर का, तो हमने जिंक को एनोड इसलिए लिया था और कॉपर को कैथोड इसीलिए लिया था क्योंकि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे। या आज की क्लास का मैं लास्ट चीज़ बोलूँ कि जिंक और हाइड्रोजन, जो मैंने आते से एग्जाम्पल करवाया आपको, उसमें जिंक ऊपर था, हाइड्रोजन की मुझे पहले से ही पता था इसलिए मैंने इसे एनोड बनाया, और हाइड्रोजन का हमने क्या बनाया, कैथोड। तो इससे अब आप ये भी पता कर सकते हो किसका एनोड बनाना है किसका कैथोड बनाना है। 99% चांस है कि अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं गिवन है तो हमेशा SRP होगा, और SRP होगा तो जिसका ज़्यादा हो उसे कैथोड बनाओ, जिसका कम हो, है ना। मैंने तो मैक्स में लिख दिया है, आप तो ज़्यादा कम भी बोल सकते हो, जिसका ज़्यादा हो कैथोड, जिसका कम हो एनोड। बट SOP हो तो इनडायरेक्टली बस इतना याद रखो कि SRP कौन सी टेंडेंसी बताना चाह रहा है, रिड्यूस होने की। कैथोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको रिड्यूस करो। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको ऑक्सीडाइज करो, मतलब एनोड बनाओ,
ठीक है। तो ये पार्ट हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनके क्वेश्चंस आपके काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जेई में तो मैं इतना स्ट्रेस देके ईसीएस पे वर्कआउट नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ों को ई-नॉट से बताता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ईसीएस से भी इसे समझाया है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं ई-नॉट से भी इन्हीं पॉइंट्स को हिंट देते हुए करूँगा। आई विल नॉट टेक द होल क्लास, बट ई-नॉट से मैं हर क्वेश्चन में ई-नॉट से आपको आइडिया देते हुए चलूँगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा आज का लेक्चर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, शॉर्ट टेक्निक समझ में आई होंगी कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ सम अगेन न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।